गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। माई सेल्फ भूमिका टेलर फ्रॉम सिटीजन स्कूल। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 काष्ठखंडः। काष्ठखंडः मीन्स अ पीस ऑफ वुड। नाउ इंट्रोडक्शन। In old age educational system of India, vicinity of the preceptor and the disciple was a great importance. A tradition, it was the tradition that a student had to reside in Gurukul for his studies, and also both of them had a chance to stay together for the whole day. Guru used to preach the pupil at any time and any place. As a result, along with the regular syllabus, a student used to get a chance to acquire knowledge sometimes naturally or sometimes suddenly. Today also this tradition has been preserved in Gurukul and Pathshalas following age old methods of teaching and learning of Sanskrit. One of such incidents is presented in this lesson. Guru, while moving on the bank of a river with his disciple, suddenly watches a piece of wood floating on water in the river. At once Guru's sharp intellect mind becomes active to impart very significant knowledge to his disciple. The knowledge preached by Guru to his disciple at that time and place is very applicable even today. कि क्या बताया है यहाँ पे हमें ये सिखाया है कि प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में गुरु और शिष्य के सानिध्य यानी कि गुरु और शिष्य साथ में रह के जो पढ़ाते थे उसको महत्व दिया है। पहले के समय में जो शिष्य यानी स्टूडेंट एंड गुरु यानी कि टीचर दोनों आश्रम में एक ही साथ रहते थे और गुरु उन लोगों को वहां पे पढ़ाई करवाते थे। वहां पे उनको विद्या अभ्यास के साथ और भी काम का ज्ञान दिया जाता था। गुरु किसी भी समय किसी भी जगह पे ये ज्ञान देते थे और नियत अभ्यासक्रम सीखने के साथ कभी कभी शिष्यों को लकड़ियां काटने का, गाय चराने का जैसा साहसिक काम भी सीखने के लिए मिलता था। अब भी वो परंपरा यानी कि वो ट्रेडिशन प्राचीन पद्धति से संस्कृत भाषा का अभ्यास करवाते हैं वैसे विद्याधामों में यानी कि यूनिवर्सिटीज में सुरक्षित है। उसमें से गुरु शिष्य के बीच का एक इंसिडेंस यानी कि एक घटना एक बनाव हमें ये लेसन में बताया गया है, जहाँ पे गुरु अपने शिष्य के साथ नदी के किनारे पे घूम रहे थे। उसी दौरान अचानक गुरु की नजर पानी में बह रहे लकड़े के टुकड़े के ऊपर गिरती है और तुरंत ही गुरु का माइंड अपने शिष्य को ज्ञान देने के लिए एक्टिव हो जाता है। वो समय पे और वो जगह पे किसी गुरु ने अपने शिष्य को ऐसे ज्ञान देते हैं जो उनके लिए बहुत मायने रखता है। वो उसको आज भी उतना ही वो उचित माना जाता है। नेक्स्ट, floating is and the inherent property of wood. Fortunately, it has reached to a river meeting the sea. So naturally, this piece of wood is lucky enough to reach the sea, a treasure of jewels. But learn the Guru can see even obstacles in this path obtained through luck by chance. Pointing out these obstacles, Guru informed his disciple that if the piece of wood keeps
protecting itself from these obstacles, then and then only it can reach the sea, otherwise not. कि गुरु अपने शिष्य को बताते हैं कि लकड़ी का ये टुकड़ा पानी में तैरने का गुण रखता है और लकीली यानी कि नसीब से समुद्र से वो मिल जाता है, नदी में वो आ पहुंचता है। इसीलिए अभी वो टुकड़े को क्या मानते हैं हम? रत्नाकर यानी ट्रेजर ऑफ ज्वेल मानते हुए समुद्र यानी वो ओशन तक पहुंच जाने का सौभाग्य रखता है। किंतु ज्ञानी गुरु ने ये भी सीख दी कि गुरु के हिसाब से उसको सौभाग्य तब प्राप्त होगा जब उसके रास्ते में किसी भी प्रकार की मुसीबत न आए। गुरु अपने शिष्य को ये बताते हैं कि जब ये लकड़ी का टुकड़ा अपने आप को रास्ते में आने वाली सभी मुसीबतों से बचा पाएगा, तब वो रत्नाकर यानी श्योरली समुद्र में पहुंच पाएगा, अदरवाइज वो वहां पे पहुंच नहीं पाएगा। नेक्स्ट, here Guru has used beautiful metaphor by imagining a man as a piece of wood and thus preached his disciple in a very simple way. Guru preaches that a man who saves himself from four kind of obstacles arising in his life can only have the chance to reach the ocean of happiness. कि क्या बताया है कि मानव को गुरु ने लेसन में ये सीख दी है, हम सबको यहाँ से ये सीख लेनी है कि लकड़ी का टुकड़े का कंपैरिजन यहाँ पे किसके साथ किया है? मानव के साथ किया है। और यहाँ पे अच्छी तरह से जो मेटाफर है उसका भी यूज करके हमें ये सिखाया है कि सरल तरीके से शिष्य को गुरु ने यहाँ पे उपदेश देने की ट्राई की है। गुरु बोल रहे हैं कि जीवन में आए हुए 4 मुसीबतों से अगर मनुष्य सुरक्षित रह सकता है तो वो संसार रूपी समुद्र को प्राप्त करने का सौभाग्य यानी नसीब पाता है। Now explanation of lesson. गंगा तीरे एकः गुरुः शिष्येण सह वर्तमान आसीत्। स जलप्रवाहेण नीयमानं कञ्चनं काष्ठखण्डं दर्शयन्। शिष्यमाह अयं जलप्रवाहेण सह समुद्रं प्राप्यति, परन्तु गमनमार्गे तीरे संलग्नता भराधिक्येन जले निम्नगता आवर्तपातता नदीजलवियोक्षेति चत्वारो विघ्नाः न भवेयुः तदा एव। Translation. A certain preceptor was wandering about on the bank of the river Ganga with his disciple. Disciple means students, otherwise Shishya, and preceptor means Guru. Pointing out to a piece of wood being taken away by the current of the water, he said to the disciple, "This will reach the ocean with the current of water, but if on the way of its going the 4 obstacles such as being stuck up to the bank, being drowned in the water due to the excessively heavy burden, and being caught in the whirlpool and separation from the water of the river do not occur, only then it will reach the ocean." यहाँ पे गुरु क्या बता रहे हैं? दोनों गुरु और शिष्य दो जो कैरेक्टर है वो गंगा नदी के किनारे पे एक बार घूम रहे थे। गुरु ने पानी में बह रहे लकड़िया का टुकड़े को देखा और अपने शिष्य को बोला, ये लकड़ी का टुकड़ा पानी के प्रवाह से समुद्र में पहुंचेगा, लेकिन वो कब पहुंचेगा? कि जब भी
उसके जाने के मार्ग में किनारे पे आए हुए जॉइंट, अगर वो जॉइंट में फंस जाएगा तो नहीं पहुंचेगा। उसके वजन के कारण, यानी उसका अगर हैवी लोड बर्डन होगा, हैवी वजन होगा, तो भी वो पानी में डूब जाएगा। वो जब वमड़ यानी पानी के बीच में हम जो राउंड राउंड देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वमड़। तो अगर वो उसमें फंस जाता है तो भी वो सागर तक नहीं पहुंच पाएगा और नदी के जल से अलग हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में भी या वो समुद्र तक नहीं पहुंच सकता, यानी ऐसी चार मुसीबत न आए तभी वो समुद्र में पहुंच सकता है। नेक्स्ट, गुरुरग्रे उपदिशति शिष्यं वयं सर्वे मानवाः अपि काष्ठखण्डा इव। अस्माकं जीवनमेव नदी परिवारः प्रवाहरूपः। तत्र स्नेहरूपं जलं वहति। स्वकीये परिवारे जीवनं जीवन्तः काष्ठरूपा वयं सुखपूर्णं संसाररूपं समुद्रम् अवश्यं प्राप्तुं शक्नुमः यदि चत्वारो विघ्नाः न भवन्ति। Translation: The preceptor further instructs the disciple, all human beings like us are also like pieces of wood. Our life itself is a river. The family like the current. The water of the love flows in it, living life in our own family. We, like pieces of wood, will surely be able to reach the ocean of the world full of happiness if four obstacles do not occur. कि क्या बताया है अपने कि गुरु अपने शिष्य को आगे उपदेश देता है और आगे समझाता है कि हम सभी मनुष्य भी लकड़ी का टुकड़े जैसे ही है और हमारा जीवन ही नदी है। यानी यहाँ पे मनुष्य को किसके साथ कंपेयर किया है? लकड़ी के टुकड़े के साथ। और जीवन यानी लाइफ को किसके साथ कंपेयर किया है? नदी के साथ। हमारा परिवार बहता हुआ पानी है, तो यहाँ पे गुरु ने हमारे जीवन का कंपैरिजन नदी के साथ, हम जो परिवार में रहते हैं उसका कंपैरिजन बढ़ते हुए जल के साथ में किया है, जहाँ पे अनेक रूप में जल बहता है। अनेक रूप में यानी स्नेह जैसा लागनी है, वो सब रूप यहाँ पे दिखाए हैं। अपने परिवार में जीवन जीते हुए लकड़ी के टुकड़े के समान हम सब सुख से भरे हुए संसार के सागर में अवश्य पहुंच सकते हैं, अगर हमारे मार्ग यानी अगर हमारे रास्ते में चार मुसीबतें न आए तो। और वो चार मुसीबतें कौन कौन सी है वो हमें आगे लेसन में देखने के लिए मिलेगी। जीवने कीदृशाः विघ्नाः भवन्तीति शिष्यः अपृच्छत्। गुरुः समुपादिशत् नदीरूपे जीवने आहारे निद्रा भयादयः तीरभूताः सन्ति। तीरेषु संलग्नता नाम आहार निद्रा भयादीनां सेवने सततं प्रवृत्तिः। वस्तुतस्तु आहारादयः सेवनीयाः भवन्ति, तथापि तत्र सततं संलग्नता विघ्नम् एव। आहार निद्रा भयादिषु सततं प्रवृत्तिरूपः विघ्नः भवति चेत् काष्ठखण्डरूपाः वयं सुखरूपं समुद्रं प्राप्तुं न शक्नुमः। Translation: The disciple asked, "What are the obstacles in life?" Like, यहाँ पे जो शिष्य है वो अपने गुरु को क्या पूछता है कि लाइफ में ऐसे कौन कौन सी मुसीबतें हैं? The preceptor duly advised, "In the river of life, food, sleep, fear, etc. are like the banks. Being stuck up to the banks means the constant activity of eating food, sleeping, or being afraid.
Now actually food, sleep, fear, etc. are the essential, but being the constantly sticking to them is surely an obstacle. If the obstacle in the form of being constantly engaged in eating food, enjoying sleep, being afraid, etc. is there, we like the pieces of the wood cannot reach the ocean of the joy। कि क्या बताया है यहाँ पे हमें कि हमारी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी मुसीबतें आती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अभी वो बच्चा जानना चाहता है, जो शिष्य है वो जानना चाहता है, उसको अभी तक पता नहीं है क्योंकि वो छोटा बच्चा है। तो लाइफ में कौन कौन सी मुसीबतें आती है वो वैसा किसको पूछता है, अपने गुरु को। और गुरु भी अपने शिष्य को आगे समझाते हुए बोलते हैं कि नदी जैसे हमारे जीवन में खाना, सोना और डर जैसे तीन रूप बने हैं। तट के जोड़ान मीन्स की जो खाना, निंद्रा और डर जैसी एक्टिविटी में अगर हम बिजी हो जाते हैं तो वो रियल में हमारे लिए खतरा रूप है। लेकिन उसकी जरूरत तो हमें है, खाने की भी जरूरत है, सोने की भी जरूरत है। लेकिन वो अगर हमें जिस मात्रा में जरूरत है उससे बढ़कर करेंगे, उसमें ही खाना खाए जाते हैं, सिर्फ सोए रहेंगे तो क्या होगा, उससे मुसीबत खड़ी होगी। तो क्या बताया है कि खाना, सोना, डर इत्यादि में अगर हम डूब जाते हैं तो हमारे लिए वो मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो वे लकड़ी के टुकड़े के समान हमें संसार रूप सागर तक नहीं पहुंचने देता, कि हम संसार रूप सागर तक नहीं पहुंच पाएंगे ऐसा करने से। नेक्स्ट, सामाजिको व्यवहारः भाररूपो भवति। अद्यपि सामाजिको व्यवहारः सर्वत्रैव अपेक्षितो भवति, परन्तु सः शक्तिमतिक्रम्य न भवेत्। ये जनाः स्वकीयां शक्तिमतिक्रम्य सामाजिकान् व्यवहारान् कुर्वन्ति ते अतिभारत्वात् निमज्जन्ति एव। निमज्जितः जनः सुखमयं संसारसमुद्रं प्राप्तुं न शक्नोति। ट्रांसलेशन, social life become burdensome even though sociable behavior is the invariably expected everywhere. It should not be exceeding the limits of our strength. The people who engage themselves in social life crossing the limits of their strength surely get drowned by its unbearable weight. A person drowned cannot reach the ocean of the world of happiness. पहला हमें क्या बताया, पहली मुसीबत क्या बताई, खाना, पीना, सोना और डर। तो दूसरा क्या आया, सोशल डीलिंग्स। की सोशल डीलिंग्स यानी कि सामाजिक व्यवहार भी हमारे लिए बोझा रूप बन जाते हैं। बात यह है कि सामाजिक व्यवहार की अपेक्षा तो सभी जगह पे रखी जाती है। अपेक्षा यानी कि होप, लेकिन जब वो अपनी शक्ति से ऊपर नहीं बढ़ जाता है, यानी हमारी जो शक्ति है, जितना हमें करना चाहिए, अगर हम ऊपर का करने के लिए सोचे तो वो हमारे लिए बोझा रूप है। तो वो लोग अपनी शक्ति से ऊपर जाके सामाजिक व्यवहार यानी कि सोशल डीलिंग करते हैं तो वो बोझ तटे डूब जाते हैं, और ऐसे डूबे हुए मनुष्य सुखपूर्ण संसार के सागर को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पे हम अभी एक शादी का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम किसी की शादी में जाते हैं तो वहां पे हम कवर या कुछ भी करते हैं, सोशल डीलिंग यानी सामाजिक व्यवहार के रूप में कुछ भी करते हैं। चलो अभी हमारे यहाँ शादी हुई तो किसी पर्सन ने हमें सोने गोल्ड गिफ्ट में दिया,
उनकी शक्ति थी तो उसने गोल्ड गिफ्ट में दिया। अगर हमारी शक्ति नहीं है और हम गोल्ड गिफ्ट में देना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ भी दूसरों के पास से पैसे लेने पड़ेंगे, बैंक में से लोन लेनी पड़ेगी। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? बोझ बन जाएगा कि दूसरे अभी नहीं तो कभी नहीं तो हमें उन लोगों को देना ही तो है। तो वो सोशल डीलिंग्स के लिए हम क्या करते हैं? किसी के पास से पैसा लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? बोझारूप। इसीलिए यहाँ पे सेकंड मुसीबत क्या बताई है? सोशल डीलिंग्स। नेक्स्ट, सुरापानम, अक्षक्रीडा, तमाकुभक्षणं, चोरकर्म इत्यादीनि दुर्व्यसनानि मानवजीवने आवर्तभूतानि सन्ति। येषु पतितो जनः बहिः आगन्तुं न शक्नोति, अतः तत्र पतनमेव न भवेत्। तादृशः प्रयत्नः सततं करणीयो भवति। ये जनाः व्यसनेषु पतिताः सन्ति ते तरन्तः अपि एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति। तेषां प्रगति बाधिता भवति, ततस्ते सुखादिरूपं संसारसमुद्रं प्राप्तुं नार्हन्ति। ट्रांसलेशन: ड्रिंकिंग, प्लेइंग डाइस यानी गैम्बलिंग, chewing tobacco, act of stealing, and such other vices are the whirlpool in human life. The person fallen into these cannot come out of them. Therefore, the effort should be made constantly so that falling into them would not take place at all. The people who fall into the vicious habits keep moving round and round in one place even though they manage to float. Their progress is hampered. Hampered means वहाँ पे stop हो जाता है. Then they do not deserve to reach the ocean of the world full of happiness. कि क्या बताया है यहाँ पे? हमें ये बताया है कि दारू पीना, जुगार खेलना, तंबाकू का सेवन करना, चोरी इत्यादि बुरे व्यसनों को मनुष्य के जीवन में वमड़ जैसे होते हैं। वमड़ यानी मैंने आगे भी आपको बताया कि जैसे पानी में बहाव चलता है तो वो बहाव में हम राउंड राउंड शेप देख सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? वमड़। अगर वो ये सब चीजों में गिर गया यानी ये सब चीजों में गिरा हुआ इंसान कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। तो हमें अपने आप को ये सब चीजों में इन्वॉल्व होने से रोकना है। इसीलिए ही पहले से हम ये सब चीजों से दूर रहे वैसे प्रयत्न हमें करने चाहिए। जो लोग व्यसन की आदत हो गई है उन लोगों की प्रगति यानी कि वो लोग का आगे बढ़ना रुक जाता है और ऐसे लोग भी कभी संसार रूप सागर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, परिवारात् विमुक्त्वम् एव नदीजलवियोगः। सामान्यतया परिवारे निवसन्तः एव वयं संसारसमुद्रं प्राप्तुं समर्थाः भवामः। परन्तु यदि कश्चित् जनः स्वार्थवशात्, क्रोधवशात् वा परिवारात् प्रतिमुखो भवति, सोऽपि नदीपरिवारजलस्नेहवियुक्तः कदाचिदपि ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम् आनन्दमयं संसारसमुद्रं न प्राप्नोति। चतुर्भ्यः विघ्नेभ्यः रक्षिताः जनाः ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम् आनन्दमया संसाररूपं समुद्रम् अवश्यं प्राप्नुवन्ति। ट्रांसलेशन:
Parting ways with the family is itself like separating from the water of a river. Generally speaking, we living in our family are surely able to reach the ocean of the world. But if any person turn his face from his family, being overpowered by selfishness or anger, he being separated from water of the river, never reaches the ocean of the world full of joy, happiness and knowledge. The people saved from the four obstacles surely reach the ocean in the form of world full of knowledge and हैप्पीनेस की क्या बताया है हमें यहाँ पे कि अपने परिवार से जो लोग अलग हो जाते हैं मीन्स जैसे नदी का जल अलग हो जाता है वैसे ही सामान्य हम माने तो हमें परिवार के साथ ही रहना चाहिए और एक परिवार में रहकर ही हम संसार रूपी सागर तक पहुंचने में समर्थ है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने स्वार्थ के कारण और क्रोध के कारण परिवार से अलग हो जाता है तो नदी, यहाँ पे नदी की कंपैरिजन परिवार के साथ यानी फैमिली के साथ की है और जल की कंपैरिजन स्नेह यानी जो लागणी है उसके साथ की है, तो वो उन लोगों को कभी नहीं मिल पाता है और कभी भी हम ज्ञान और सुख से भरपूर ऐसे आनंदमय संसार सागर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये चार मुसीबत से जो लोग लड़ने में समर्थ रहते हैं वो ही इंसान ज्ञान और सुख से भरपूर ऐसे आनंदमय संसार सागर को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमें हमारे पारिवारिक जीवन के चार ऑब्स्टेकल्स दिखाए है जिनमें पहला ऑब्स्टेकल्स है खाना, सोना और डर। जो लोग ये सभी चीजों में बिजी रहते हैं वो भी अपनी लाइफ आगे अच्छे से नहीं बढ़ा सकते। दूसरा जो है वो सोशल डीलिंग्स, तीसरा जो है और बैड हैबिट्स के बारे में बताया है जैसे कि ड्रिंकिंग ऑफ वाइन, प्लेइंग ऑफ गैम्बलिंग, ईटिंग ऑफ टोबैको एक्सेट्रा। एंड फोर्थ सेपरेशन फ्रॉम आवर फैमिली की हमें हमारे फैमिली के साथ भी मिलजुल के रहना चाहिए। अगर ये मुसीबत में से हम जीत जाते हैं तो हम हमारी पूरी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। चलो बच्चों अभी हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।